हेलो गाइस, वेलकम टू खामोश इश्क। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी स्टोरी टेलर पृथ्वी। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और दिल से दुआ है कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी अपनी लाइफ में मस्त रहें। मैं भी ठीक ही हूँ यार, अभी भी फीवर है ही, पर चलिए काम तो करना ही है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी, इश्क की बारिश का एपिसोड 25। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांना अपोलोजाइज़ बिकॉज़ मैंने बाय मिस्टेकली एक्सीडेंटली कल एपिसोड 23 बोल दिया था। सो आई एम रियली माई अपॉलजी फॉर दैट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और हाँ, ये एपिसोड 25 है। सो प्रीवियस एपिसोड में हमने सुना था कि दोनों फैमिली सगाई की शॉपिंग कर लेती हैं और रिंग को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। आर्या को जो रिंग पसंद थी वो रिंग उसे शॉपकीपर ये कह के नहीं देता कि वो रिंग एक्सक्लूसिवली किसी और के लिए बनाई गई है। मीरा के बार बार कहने पर, धमकाने पर, इनफैक्ट इंसिस्ट तो नहीं किया था उसने। आर्या भी मीरा को रोकती है और कहती है कि अब उसे ये रिंग नहीं चाहिए बिकॉज़ ये रिंग किसी और ने पसंद कर ली है। बट मीरा का ध्यान उस रिंग पे था बिकॉज़ जब वो रिंग आर्या देख रही थी तो उसकी आँखों में एक चमक थी और वो चमक मीरा को पसंद आ चुकी थी। वहीं हमें बाद में ये बात पता चलती है कि वो रिंग जिस शख्स ने बनवाई थी वो एक्चुअली मीरा के लिए ही बनवाई थी। ये शख्स कौन था और मीरा को कैसे जानता है ये तो अभी पता नहीं, बट देखने में और समझने में तो यही मालूम चल रहा है कि ये मीरा को चाहता है या चाहती है। आई डोंट नो बिकॉज़ वो कौन है ये तो अभी मुझे भी नहीं पता। आप लोगों की तरह ही ये तो मुझे भी आगे ही पता चलेगा। वहीं आर्या मीरा को लेके काफ़ी परेशान थी, जिस वजह से मीरा उसे यह आश्वासन देती है कि वो अपना ख्याल रखेगी। सबा भी आर्या से कहती है कि वो मीरा का ध्यान रखेंगी, सो आर्या अब फिक्र ना करे। और ये आश्वासन देकर मीरा आर्या को कार में बिठाती है और मीरा, आर्या और उसकी फैमिली अयान के साथ घर चले जाते हैं। मीरा और सबा भी खान मेंशन पहुंचते हैं जहां मीरा और मिस्टर खान के बीच कुछ बहस होती है हल्की फुल्की सी, और मीरा अपने कमरे में चली जाती है। तो चलिए स्टोरी जहां पर रुकी थी वहीं से इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें वही कमरा दिखाया जाता है जो पूरी तरह से डार्कनेस से भरा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा था, बस एक लाइट दीवार पर टंगी उस तस्वीर पर पड़ रही थी और वो तस्वीर थी मीरा की। मीरा की ये तस्वीर शायद उसके कॉलेज डेज़ की थी, क्योंकि उसकी उम्र इस तस्वीर को देखते हुए लग रही थी कि मात्र 21 या 22 साल की लड़की हो। मीरा की तस्वीर को वो शख्स बड़े ही क्रीपी अंदाज में छू रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो तस्वीर नहीं, वो असल में मीरा को छू रहा हो। इस बात को जानकर कि उसने जो हमला आर्या पर करवाया था उसकी चोट
आर्या को ना लगकर मीरा के हाथों पर लगी है। वो बौखला सा गया था और वो वहीं पड़े टेबल पे ज़ोर से अपना हाथ मारता है, जिसकी वजह से शीशे का वो टेबल चूर चूर हो जाता है और उसके कांच उसके हाथों पे लग जाते हैं। उसके हाथ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो उन्हीं हाथों से मीरा की तस्वीर को छूता है और कहता है, बच्चा बच्चा मेरी वजह से आपको चोट लग गई। आई एम सो सॉरी जान, आई एम सो सॉरी। आपको एक हल्की सी भी तकलीफ़ होती है ना तो मेरी जान चल जाती है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर दूं। और यहाँ तो मेरी जान के हाथों पे चोट लग गई। बहुत दर्द हुआ होगा ना? हाँ बताओ ना बच्चा, बहुत दर्द हुआ होगा ना? देखो देखो तुम्हें जो दर्द दिया ना मैंने, वो दर्द मैंने खुद भी ले लिया है। देखो मेरे हाथों से उतनी खून निकल रहे हैं, उतनी ही चोट लगी है मुझे भी। तुम्हें जो दर्द मिला है ना, उस दर्द को अब मैं भी महसूस कर सकता हूँ। अब मैं भी महसूस करता हूँ बच्चा, अब मैं भी महसूस कर सकता हूँ। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी बच्चा, आई एम सो सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दोगी ना मुझे? हाँ मीरा, माफ़ कर दोगी ना मुझे? उस शख्स का एक एक लफ्ज़, उसके कहने का अंदाज़ उसके ऑब्सेशन को दिखा रहा था, उसके जुनून को दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि वो प्यार नहीं, एक ज़िद हो मीरा को पाने की। एक पागलपन सवार था उस इंसान के सर पे। वो मीरा की तस्वीर को छूते हुए हाथों से उसी तरह ब्लीडिंग चालू ही थी। ना वो उस पे किसी तरह की पट्टी बांध रहा था, ना किसी तरह की दवा। वो उस दर्द को महसूस करना चाह रहा था या खुद को वो उतना ही दर्द देना चाह रहा था जो उस रॉड के लगने से मीरा के हाथों पे हुई थी। वो उसी हाथ से मीरा की तस्वीर को, मीरा के चेहरे को सहलाता हुआ कुछ गुनगुना रहा था और वो शब्द कुछ ऐसे थे कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते। इसी तरह इन शब्दों को दोहराते हुए वो मीरा के चेहरे को देखे जा रहा था। और अगर आप लोगों को ये गाना बेसुरा लगा हो तो प्लीज़ यार टॉलरेट कर लेना। तो चलो स्टोरी पे आते हैं। वो इसी तरह कमरे में मीरा के चेहरे को छू रहा था, उसे महसूस कर रहा था कि कमरे के बाहर कमरे का दरवाज़ा लगा हुआ था, तो बाहर से आने वाले शख्स को उसके शब्द सुनाई दे रहे थे, पर अंदर क्या हो रहा है वो पता नहीं चल रहा था। बाहर दो लोग उस कमरे के पास आते हैं,
तभी उनमें से एक इंसान कहता है कि बॉस को बता दो कि वो आ गया है। पागल हो गया है क्या? तुझे नहीं पता कि इस कमरे में जाना मना है? पर बॉस ने तो कहा था कि जब वो आ जाए तो उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाए। अगर मरना चाहता है ना तो खोल दरवाज़ा। तुझे पता है ऐसे ही हमारे एक साथी ने दरवाज़ा खोल दिया था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? उसके बाद वो आंखें खोलने के लायक नहीं रहा। क्यों? ऐसा क्या है इस कमरे में? वो तो नहीं पता, पर जो भी है बॉस बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई और देखे। वो इस कमरे में सिर्फ अकेले ही आते हैं। इनफैक्ट उनके साथ जो उनके पार्टनर रहते हैं ना, वो भी इस कमरे में नहीं जाते। तो अब क्या करें? एक काम कर, नितिन सर को ही बता दे कि वो आ गया है। ठीक है। नितिन, वो जो शख्स कमरे में था, उसका सेक्रेटरी था। वो दोनों ही इंसान जो कि कमरे के बाहर थे, वो नितिन के पास जाते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं, सर क्या बात है, यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो आ गया है, हम उसे पकड़ कर ले आए हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग नीचे जाओ, मैं बॉस को लेके आता हूँ। और नितिन उस कमरे के बाहर जाता है, पर कमरा लॉक था और जैसा कि उन दोनों ने कहा था कि इस कमरे में जाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। नितिन दरवाज़े को नॉक करता है और वो शख्स जो कि उन शब्दों को दोहरा रहा था, उस गीत को गा रहा था मीरा को देखते हुए, मीरा के लिए, वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो दरवाजे की तरफ देखते हुए दहाड़ता है और कहता है, कौन है? किसकी हिम्मत हुई मुझे डिस्टर्ब करने की? नितिन बाहर से ही कहता है, बॉस वो आ चुका है। ये सुनते ही उस शख्स की आंखों में तो जैसे अंगार उबल आए। वो जल्दी से दरवाजे को खोलता है और नितिन की तरफ देखता है और कहता है, कहाँ है वो? बॉस उसे पकड़कर नीचे रखा है। चलो। और वो सीढ़ियों से होता हुआ हॉल में एंटर करता है। हॉल में काफ़ी गुंडे खड़े थे, सूटेड, हाथों में गन्स लिए, आँखों पे ब्लैक गॉगल्स, ब्लैक सूट में, पूरी माफिया लुक दे रहे थे सभी। जैसे ही ये शख्स हॉल में एंटर करता है, सभी अपने हाथों को बांधकर अपने सर को झुका लेते हैं और वो शख्स जिसे पकड़ के ये लाए थे, वो कोई और नहीं, शायद वही इंसान था जिसने मीरा पे हमला किया था। पर कंफर्मली नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके चेहरे पे उस वक्त मास्क था। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही वो शख्स हॉल में एंटर करता है, उस शख्स को जिसे इसके गुंडे पकड़ कर लाए थे, उसे कुर्सी से बांध कर रखा था इन्होंने। वो शख्स डर से कांपने लगता है और बार बार कह रहा था, बॉस मुझसे गलती हो गई, बॉस मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया, बॉस मुझे माफ़ कर दो। वो शख्स धीरे धीरे पर बहुत ही खौफनाक तरीके से उसके सामने आता है और काफ़ी सीरियस और काफ़ी डरावनी टोन में कहता है, तुझे किस लिए पैसे दिए गए थे? किस पे हमला करने को कहा गया था तुझे? बॉस मैं उसी लड़की को मारने गया था। मैं उसी पे हमला करने वाला था, पर बीच में पता नहीं वो लड़की कहाँ से आ गई और उसने हाथों पे
उसके हाथों पे लग गई। वो लड़की, उसका नाम भी अपनी ज़बान पे मत ला। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की? तेरी वजह से मेरी जान को दर्द हुआ है। तेरी वजह से उसके हाथों पे चोट लगी है। जिस शख्स पे मैं खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस शख्स पे तेरी चोट की वजह से, तेरी अटैक की वजह से उसका खून बहा है। उसकी खून की कीमत जानता है तू? बस बस बस, आई एम सॉरी। बस बस, मेरी बात सुनिए। वो शख्स उस अटैकर के चेहरे को अपने हाथों से ज़ोर से पकड़ता है। उसकी गर्दन पे उसका हाथ था और ज़ोर से दबाते हुए कहता है, मेरी बात सुन। तुझे पता है उसे कितना दर्द हुआ था? उसकी दर्द का अंदाज़ा है तुझे? हाँ? बस बस बस, मुझे माफ़ कर दीजिए। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। उसकी दर्द का अंदाज़ा है तुझे? हाँ? नहीं नहीं नहीं, अब होगा। उसके एक एक दर्द का अंदाज़ा होगा तुझे। जिस तरह वो इंसान उस अटैकर से बातें कर रहा था, उसकी तो हालत ख़राब थी ही, पर आसपास के सारे गुंडे जो खड़े थे उनके हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। सभी डर से मानो कांप रहे थे कि पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उन्हीं का साथी था जिसे पैसे मिले थे आर्या पे हमला करने के लिए। पर गलती से वो हमला मीरा ने आर्या को बचाने के चक्कर में खुद पे ले लिया था, और जो इस शख्स को बर्दाश्त नहीं था, वो पास रखे एक लोहे के रॉड को उठाता है और कहता है, यही वो रॉड है ना जिससे तूने मेरी जान पे हमला किया था, जिससे मेरी जान को चोट पहुंची है? यार, मेरे यहाँ तूफ़ान आया हुआ है, बारिश हो रही है। आप लोग यहाँ हो रही है नहीं? बताइए। खैर चलिए, और उस रॉड को अपने हाथों में उठाकर उस पर जिस ओर से वार किया गया था उस पर एक हल्का सा खून का निशान भी था। और आपको तो पता ही है कि वो खून का निशान किसका था। वो उस खून को जब देखता है तो अपने हाथों से छूता है, और उस खून को देख के तो उसके सर पे जो खून सवार था वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया था। ये मेरी जान का खून है ना? इसी रॉड से तूने मारा था ना? देख देख कितना खून बह गया मेरी जान का। उसकी भरपाई कौन करेगा? उस खून के बदले कुछ तो देना होगा ना तुझे? बॉस नहीं, बॉस बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए। बॉस बॉस, मेरी गलती नहीं है। वो खुद बीच में आ गई थी, मैंने जानबूझ के नहीं किया बॉस। और तभी एक आवाज़ आती है, धड़ाम। 1 2 3 बार बार लगातार उस रॉड से वो शख्स उस अटैकर पे वार किए जा रहा था। वो रो रहा था, बार बार उससे माफ़ी मांग रहा था, पर उस शख्स को जैसे दया नाम का पता ही नहीं। दया शब्द किसे कहते हैं, शायद उसकी डिक्शनरी में उस वक्त ऐसा कुछ था ही नहीं। वो उससे मारे जा रहा था। वो अटैकर पूरे लहू लुहान हो चुका था। उसके शरीर के हर अंग से खून बह रहा था, पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुका था, पर वो रुकता नहीं। वो उसे मारे जा रहा था, बार बार लगातार, कभी उसके हाथ पे, कभी पैरों पे।
आसपास के लोग थर थर काँप रहे थे। वो अटैकर जहाँ खून से लथपथ था, तो वहीं आसपास खड़े सारे गुंडे पसीने से लथपथ हो चुके थे, डर से काँप रहे थे। सभी की आंखों में डर समाया हुआ था कि ये क्या हो रहा है, ये इतनी बेदर्दी से इसे कैसे मार सकते हैं। पर वो शख्स नहीं रुक रहा था। आखिर में जब वो पूरी तरह से अटैकर बेहोश हो जाता है, या फिर शायद इस दुनिया में नहीं रहा था, वो रुकता है और उस रॉड को वहीं फेंक देता है। वो अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखता है और कहता है, हटाओ इसे यहाँ से, और आइंदा ध्यान रहे, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर मेरी जान को अगर इतनी सी भी तकलीफ़ हुई ना, तो वो शख्स तकलीफ़ क्या होती है ये जानने के लायक नहीं रहेगा। उसके एक दर्द, उसकी एक तकलीफ़ तुम्हारी जान भी से भी ज़्यादा है। उसके पसीने का एक बूंद तुम सभी के खून के कतरों से भी ज़्यादा कीमती है। और ऐसा कहते हुए वो शख्स पीछे की ओर मुड़ जाता है। वहीं उसका सेक्रेटरी गुंडों से कहता है कि उसे यहाँ से ले जाए। वो उसकी लाश को घसीटते हुए वहाँ से हटा देते हैं। उस शख्स के हाथों में पूरी तरह से खून लगा हुआ था, चेहरे पे मास्क था। हाँ, उसके गुंडे भी नहीं जानते थे कि उसका बॉस कौन है। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था, बस आँखें। वो पूरी तरह से खुद को लोगों से छुपा कर रखता था। उसकी शख्सियत तो पता थी, पर वो है कौन ये किसी को नहीं पता थी। वो पीछे मुड़ते हुए अपनी जेब से एक बॉक्स निकालता है, और उस बॉक्स में वही रिंग थी। जी हाँ, जिस रिंग पे आर्या फिदा हो चुकी थी। वो उस रिंग को अपने हाथों में लेता है। उसकी चमक इतनी थी कि उस शख्स की आंखें चमक रही थी। चेहरा ढका होने के कारण भी आँखों के आसपास जो फेस रिवील हो रहा था, उस पे खून के कुछ छींटे पड़े हुए थे, जो उस अटैकर के थे। जब वो उसे मार रहा था तो उसके चेहरे पे खून के छींटे पड़े थे। उसका चेहरा पूरी तरह से तो नहीं, पर जितना भी दिख रहा था काफ़ी खौफनाक था। उस अंगूठी को देखते हुए वो उसे अपने दूसरे हाथ से सहलाता है और कहता है, देखा जान, कितनी मोहब्बत है आपसे। किसी ने आप पे एक छोटा सा वार किया तो मैंने उससे उसकी ज़िंदगी ही छीन ली। बहुत प्यार करता हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा। पता है ना आपको, इसने आपको चोट पहुँचाई ना, तो मैंने इसे इसकी ज़िंदगी छीन ली। मेरी ज़िंदगी पे इसने वार किया, तो अब ये कैसे जी सकता था। तो मैंने इसे इसकी सांसें ही छीन ली, इससे इसकी धड़कन छीन ली, इससे इसके जीने का हक छीन लिया मैंने। हाँ, उसकी हंसी इतनी क्रीपी और इतनी खतरनाक थी कि पास खड़ा उसका सेक्रेटरी भी डर से कांप रहा था। उसे गूज़ बम्स आ चुके थे कि क्या है ये इंसान। वो उस अंगूठी को सहलाता हुआ वापस उस कमरे की ओर जा रहा था, और होठों पे सिर्फ वही
लफ्ज़ बार बार गूंज रहे थे। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये गाते हुए, ये शब्द दोहराते हुए वो शख्स वापस उसी कमरे की तरफ जा रहा था कि उसके पीछे उसका सेक्रेटरी नितिन या नवीन था यार, मैं भूल गई। अच्छा, आप नितिन ही समझ लो। उसके पीछे जाने लगता है और वो कमरे में एंटर करे कि उससे पहले ही नितिन उससे पूछता है, बॉस क्या हुआ? एक बात पूछूं आपसे? नहीं बॉस प्लीज़, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बॉस मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप मीरा जी से, और जैसे ही नितिन वो नाम लेता है वो शख्स उसे एक काफ़ी ख़तरनाक लुक देता है और कहता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी जान का नाम लेने की? I'm sorry बॉस, I'm sorry। I mean मैडम, आप मैडम से इतना प्यार करते हैं तो फिर आप आर्या को रास्ते से हटा क्यों नहीं देते? आपने पिछली बार भी सिर्फ उसके दुपट्टे में आग लगवाई थी। अगर आप उसे रास्ते से हटा देंगे, उसकी जान ले लेंगे तो मैडम उससे शादी नहीं कर पाएंगी। जितना कहा जाए उतना ही करो, अपना दिमाग मत चलाओ। और बात रही आर्या की, तो उसे तो मरना ही है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, पर मेरी जान को जिसने हाथ लगाया है ना, मैंने तो उसे ज़िंदा जला दिया है। और यहाँ तो आर्या ने मेरी जान से शादी करने के सपने देख लिए हैं, पर अभी उसके मरने में वक्त है। मुझे उसकी ज़रूरत है। तो फिर आपने उस पर हमला क्यों करवाया? शायद तुमने सुना नहीं। मैंने कहा जितना कहा जाए उतना करो। सोचने का काम मेरा है। क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं तय करूँगा, तुम नहीं। अब जाओ यहाँ से। और ऐसा कह के वो शख्स वापस अपने कमरे में चला जाता है, उसी कमरे में जहाँ मीरा की तस्वीर लगी थी। गाइस, ये जो कोई भी था या जो कोई भी है, काफ़ी ख़तरनाक है। इसका जुनून अपनी हर हद पार कर चुका है। इसने मीरा के लिए किसी की जान तक ले ली है।
अब आर्या का क्या होगा और मीरा उसे कैसे बचाएगी, ये तो देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जहाँ इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा था, इतना कुछ हो रहा था, और इस खतरे से अनजान मीरा, जिसे ये तक मालूम नहीं था कि उसकी लाइफ में कितना बड़ा तूफ़ान आने वाला है, वो तो मिस्टर इरफान मलिक को ही इन चीज़ों का कसूरवार समझ रही थी। बट जिस खतरे की शुरुआत हो चुकी थी वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। वो उसकी लाइफ में काफ़ी कुछ बदलने वाला था। इन सभी चीज़ों से अनजान मीरा अपने कमरे में बैठी थी और उसके पास ही सबा बैठी हुई थी और उसके हाथों को, जिस पे चोट लगी थी, अपने हाथों में ले रखा था और उसे डांट रही थी। सीन कुछ ऐसा हुआ था कि मिस्टर ज़ुबैर खान से बहस करने के बाद गुस्से में मीरा अपने कमरे में चली तो आई थी, बट गुस्से में उसे ये ध्यान नहीं रहा था कि उसके हाथ पे चोट लगी है और उस पर पट्टी बंधी हुई है, और वो वॉशरूम में जाकर अपने फेस को पानी से धो रही थी, अपने फेस पे पानी डाल रही थी ताकि उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। और इस बीच उसे ये ध्यान नहीं रहता कि उसका हाथ भीग रहा है जिस पे पट्टी बंधी है, तो उसकी पूरी पट्टी भीग चुकी थी और चोट तक भी पहुंच रही थी। और जब वो कमरे में आती है और अपने बेड पे बैठी थी तो उसकी पट्टी से पानी टपक रहा था, और ये सीन सबा ने देख लिया था। सबा जब उसके कमरे में आती है तो उसकी नज़र उसकी हाथों पे पड़ती है और देखती है कि उसकी ड्रेसिंग पे से उसके पट्टी से पानी टपक रहा है, और ये देखकर सबा काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो मीरा के पास आती है, उसके पास बैठती है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे डांट रही थी। बच्चा, आप इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो? हाँ, माना आपको गुस्सा आ गया था, माना आप गुस्से में थे, पर इसका क्या मतलब है? क्या आप अपना ख्याल नहीं रखोगे? हाथों पे चोट लगी है, ड्रेसिंग हुआ पड़ा था, क्या ज़रूरत थी इस पे पानी डालने की? अगर कोई चाहिए था, कुछ करना था तो मुझे बुला नहीं सकते थे आप? हाँ, आर्यन आपको ठीक डांटती है, ठीक कहा था उसने। मुझे ना उसे फ़ोन कर देना चाहिए कि आपकी मीरा ना मेरी अब सुनती नहीं है, आप आ जाओ और खुद संभालो इसे। सबा जहाँ प्यार से मीरा को डांट रही थी, वहाँ मीरा चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट लिए सबा को एकटक देख रही थी। सबा जब देखती है कि मीरा उसे मुस्कुराकर देख रही है तो वो कहती है, कतई बेशर्म हो गए हो आप। मैं यहाँ डांट रही हूँ और आपको मुस्कुराहट छूट रही है, आपकी हंसी छूट रही है। मैं क्या कोई गाना गा रही हूँ? मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं भाभी, आप बहुत क्यूट लग रहे हो। अच्छा, मैं यहाँ गुस्सा कर रही हूँ और आप मुझे बटरिंग कर रहे हो? मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके मक्खन लगाने से ना मैं डांटना बंद नहीं करूँगी, और मैं सच में फ़ोन करूँगी आर्या को, और वो आपको डांटेगी फ़ोन करके। भाभी प्लीज़। क्या प्लीज़? हाँ, क्या प्लीज़? इधर लाइए। और सबा मीरा का हाथ अपनी गोद में रखती है और पास ही रखे फर्स्ट एड बॉक्स से उसकी हाथ की पट्टी चेंज कर रही थी। एक तरफ जहाँ जुनून था, जहाँ ये कहना था कि मैं बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं जान भी ले सकता हूँ, वहाँ दूसरी तरफ सबा के पास एक सुकून था, आर्या के पास एक सुकून था। गाइस, प्यार के ना कई रंग होते हैं। बारिश तो हर किस्म की होती है, बट कुछ बारिश हरियाली लाती है तो कुछ तबाही। प्यार भी कुछ ऐसा ही है, कुछ तो हमें दर्द दे जाता है, कुछ दवा दे जाता है।
एक प्यार जुनून से भरा होता है जो सब कुछ तबाह कर देता है, उसे भी जिसे हम प्यार करते हैं और हमें भी, जो ये दावा करते हैं कि हम मोहब्बत कर रहे हैं। और कुछ मोहब्बत हमारे दिल को सुकून से भर जाता है, जो मिलने या ना मिलने का मोहताज नहीं होता। और सबा और आर्या की तरफ का प्यार भी कुछ ऐसा ही था, जो किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं था, जो इस शर्त के साथ नहीं था कि आप मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो। वहीं दूसरी तरफ इस शख्स की मोहब्बत जो है वो शर्त से भरी पड़ी है, एक ऑब्सेशन से भरी पड़ी है। अब मीरा के किस्मत में कौन सा प्यार आता है, उसे सुकून मिलता है या फिर जुनून का सामना करना पड़ता है, या फिर दोनों? ये तो आगे की स्टोरी में ही जानेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सबा यूं ही पट्टी करते हुए मीरा को डांट रही थी और मीरा वही बेशर्मों की तरह मुस्कुराकर सबा को देख रही थी। तभी मीरा के फ़ोन पे रिंग आती है, किसी का कॉल आता है। सबा की तरफ ही मीरा का फ़ोन रखा हुआ था। सबा जब उसके फ़ोन को देखती है तो उस पर आर्या का नंबर शो हो रहा था। वो फ़ोन को उठाकर पिक नहीं करती, सिर्फ फ़ोन को उठाती है और मीरा को दिखाती है और कहती है, लीजिए, नाम लिया और फ़ोन हाजिर है। किसका फ़ोन है भाभी? अच्छा जी, आपको नहीं पता किसका फ़ोन है? नहीं, मुझे नहीं पता। आपकी जान का फ़ोन है जी? आपकी होने वाली का? आर्या का? तो दीजिए। अच्छा जी, दीजिए, पहले हमसे तो बात करने दीजिए उन्हें। बताऊं तो कि उनकी मीरा क्या क्या कर रही है, कैसे अपना ख्याल रख रही है। बार बार कहा था ना उसने कि मीरा जी आप अपना ख्याल रखिएगा, तो यहाँ मीरा जी कैसे अपना ख्याल रख रही हैं उन्हें बताने तो दीजिए। प्लीज़ भाभी, नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़, मैं आपका पाँव पड़ती हूँ, प्लीज़, नहीं नहीं नहीं। और सबा मुस्कुराते हुए मीरा को फ़ोन थमाकर कहती है, जा रही हूँ, अच्छे से बात कीजिएगा, ओके ओके। और ऐसा कहकर सबा कमरे से निकल जाती है। और आर्या और मीरा की कुछ बातें होती हैं, और वो क्या होती हैं वो तो हम कल जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, तो कहना ये था कि नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये इंसान जो इतना हद तक गुजर गया है, क्या इस सगाई को इतनी आसानी से होने देगा। और इसका ये कहना कि आर्या को तो मरना ही है, कैसे बचाएगी मीरा अपनी आर्या को। और क्या आर्या मीरा को किसी और का होने देगी? मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी सारे सवालों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट एपिसोड जब आए तो आप उसे देख सकें। नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए और कहानी को एपिसोड को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ। और प्यार कीजिए तो वैसा कि दूसरे को सुकून मिले, खुद को भी सुकून मिले, चाहे वो मिले ना मिले, वो शख्स मिले ना मिले, सुकून मिलना चाहिए। क्योंकि जुनून में पागलपन तो है, पर सच्ची मोहब्बत में सुकून है, और सुकून से बढ़कर कुछ नहीं। क्योंकि ये दिल को ना सिर्फ शांति देता है, बल्कि हमें ये भी बताता है कि प्यार किसी तरह का बंधन नहीं, स्वतंत्रता है, मुक्ति है। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि चलते हैं और कल मिलते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।